नोकिया, ये नाम सुन के आपको एक फ़ोन याद आता होगा जो आपके घर का एक हिस्सा हुआ करता था। नोकिया 3310, जिसकी बैटरी कभी ख़त्म ही नहीं होती थी और हज़ारों बार गिरने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल शायद से इस कंपनी का नाम सुनने को भी नहीं मिलता। तो क्या हुआ नोकिया के साथ, जो एक टाइम पर मोबाइल मार्केट का राजा हुआ करता था, वो कहाँ गया? सबको लगता है कि नोकिया का ज़माना ख़त्म हो चुका है और ये चीज़ 2007 और 2008 के बाद शुरू हुई, जब आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में आए। आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन ने पूरे के पूरे मार्केट का सीन ही बदल दिया और आज भी नोकिया बहुत कम सुनने को मिलता है। तो क्या नोकिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? द आंसर इज़ नो। नोकिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे वो टेलीफोन इंडस्ट्री में वापस आ गए। जो लोग नोकिया को भूल गए थे, वो नोकिया का नाम वापस सुन रहे हैं, क्योंकि नोकिया 5G टेक्नोलॉजी में एंट्री वापस कर रहा है विथ न्यू प्रोडक्ट एंड विथ न्यू मैनेजमेंट टीम। लेकिन कैसे? कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। लेट मी टेल यू द केस स्टडी ऑफ हाउ नोकिया इज फाइटिंग बैक एंड मेकिंग इट्स कम बैक फ्रॉम बैंक्रप्सी। 1865 में फिनलैंड में नोकिया एस्टैब्लिश होता है। नोकिया स्टार्टिंग में पेपर और रबड़ के शूज बनाया करता था। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन नोकिया के सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और 90s में नोकिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो टेलीफोन इंडस्ट्री में एंट्री करता है। मोबिरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी जिसको नोकिया खरीदता है, जिससे इनको टेलीकॉम हेडसेट के मार्केट में एंट्री मिल जाती है। 1982 में नोकिया अपना पहला 10 kg का कार फोन लॉन्च करता है, जिसका नाम वो देते हैं मोबिरा सैनिटर। फिर नोकिया 1984 में मोबिरा टॉकमैन बनाता है, जो कि पहला ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन बना और ये सिर्फ 5 kg का था। 1987 में नोकिया अपना मोबिरा सिटीमैन लॉन्च करता है, एक ऐसा फ़ोन जो कि ईजिली कहीं पर भी ले जाया जा सकता था और कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता था, और इस फ़ोन का वेट सिर्फ 800 ग्राम था। इस फ़ोन की वजह से जो नोकिया की सेल थी वो स्काई रॉकेट हो जाती है और इसके बाद नोकिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लग जाती है। और उसके बाद 1994 में नोकिया 2100 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, जहां पर नोकिया अपनी सेल्स प्रोजेक्ट कर रहा था 4 लाख फ़ोन की। वहां पर इनको 2 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के ऑर्डर आ जाते हैं। जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, उससे कई गुना ज़्यादा इन्हें ग्रोथ मिलने लग जाती है और 1997 तक ये 25% मार्केट शेयर के राजा बन जाते हैं। अब एक बार सोच के देखो, 1997 में नोकिया का रेवेन्यू $8.7 बिलियन था और कुछ साल तक नोकिया ने अपना ऐसा नाम और ऐसा दबदबा बनाया कि 2007 आते आते इसका रेवेन्यू $71 बिलियन तक पहुंच गया। नोकिया के फ़ोन ने लोगों को भरोसा दिया, जो कि बाकी कंपनीज के फ़ोन नहीं दे पा रहे थे। लोगों को इसकी मजबूती और बैटरी लाइफ से तो प्यार ही हो गया था। और यहीं पर नोकिया के सामने असली प्रॉब्लम आती है। नोकिया जो उस टाइम पर मोबाइल मार्केट का राजा हुआ करता था, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। 9 जनवरी 2007 ये दिन मोबाइल इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल देता है, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था मार्केट में। ये फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, बल्कि एक रेवोल्यूशन था मोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि आईफोन ने उस टाइम पर टच स्क्रीन, स्लिक डिज़ाइन और बहुत सारी फीचर्स एक ही फ़ोन में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जो उस टाइम पर बहुत सारे फ़ोन्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा अच्छा था। लोगों ने ऐसा फ़ोन पहले देखा ही नहीं था, इसलिए उस टाइम पर लोग उस आईफोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और दूसरी तरफ हमारा नोकिया इस प्लेयर को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये फ़ोन उनके ड्रॉप टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। नोकिया के नज़रिए में ड्रॉप टेस्ट एक बहुत बड़ा सेलिंग मैट्रिक्स था। नोकिया ये सोच रहा था जो ये आईफोन का स्लीक और नाजुक डिज़ाइन है वो लोगों के लिए सूटेबल नहीं, और यहीं पर नोकिया ने अपनी पहली सबसे बड़ी गलती करी। नोकिया ये समझ ही नहीं पाया कि लोग अब पतले और स्टाइलिश फोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को नया आईफोन पसंद आने लगा, लोग उसकी टच स्क्रीन से भी प्यार करने लगे। नोकिया अभी भी यही सोच रहा था कि ये एक तरह का ट्रेंड है जो कुछ टाइम बाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन नोकिया को ये समझ लेना चाहिए था कि ये एक ट्रेंड नहीं, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। नोकिया को ये बात समझ तो आई, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। एक तरफ आईफोन जो पूरी दुनिया में आग लगा रहा था, और दूसरी तरफ बाकी कंपनीज जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ मार्केट में आ चुके थे। नोकिया को अब ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ अपने आप को अडेप्ट करने की, जो कि उन्होंने किया भी, और ईयर 2009 में उन्होंने N97 फ़ोन लॉन्च किया, जो कि डायरेक्ट टक्कर में था आईफोन के। नोकिया को इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उन्होंने इसमें टच स्क्रीन इंट्रोड्यूस की और साथ ही साथ एक स्लाइड कीबोर्ड भी दिया, लेकिन फिर भी इनका ये फ़ोन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो
आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था iOS, वो बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली था और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ था और बहुत ईजिली चला भी करता था। और दूसरी तरफ हमारे नोकिया के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन, वो बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली नहीं था और बहुत ज़्यादा अटका करता था, जिससे लोगों को उनके फ़ोन यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आया करती थी। नोकिया चाहता तो वो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकता था अपने फ़ोन, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। उन्होंने अपना ही आउटडेटेड सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था डेवलपर्स के लिए। उस टाइम पर N97 में सिर्फ 500 ऐप्स हुआ करती थी और दूसरी तरफ आईफोन्स और एंड्रॉयड फ़ोन में 1 लाख से ज़्यादा ऐप्स मिला करती थी। नोकिया जहाँ पर ये सोचा था कि ये जो इनका N97 फ़ोन है वो आईफोन को टक्कर देगा और इनको इनकी जगह वापस दिलाएगा, वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया और 1 साल के अंदर इनका रेवेन्यू 23% से गिर के $57 बिलियन पर आ गया, जो नोकिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सिम्बियन ओएस जो नोकिया की स्ट्रेंथ हुआ करता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया। उसके बाद नोकिया ने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती करी। मार्केट में ग्रो करने के लिए उन्होंने एक न्यू सीईओ को हायर किया जिसका नाम था स्टीफन इलोव। स्टीफन इलोव 2008 और 2010 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट में काम किया करते थे। वो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरनल बिजनेस हेड हुआ करते थे और नोकिया में वो चेंज एजेंट के रूप में आए थे। इलोव ने जब कंपनी की हालत देखी तो उन्होंने तुरंत ही एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग अलाइन कर ली एंड इन दैट मीटिंग ही गिव दैट बर्निंग प्लेटफॉर्म स्पीच, जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि हम सब अभी एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस स्पीच के बाद नोकिया को ये तो समझ आ गया था कि एप्पल और एंड्रॉयड ने जो डेवलपर्स हैं उसको एक अलग ही इकोसिस्टम में खींच लिया है और जो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन और मीगो ओएस, वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और डेवलपर फ्रेंडली नहीं है। अब फ़ोन सिर्फ फ़ोन्स नहीं थे जो कि सिर्फ कॉल्स और मैसेज के लिए यूज़ किए जाए, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया था और इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डेवलपर्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने लगी थी। नोकिया की पूरी मैनेजमेंट टीम ये स्पीच सुन के पूरी की पूरी हिल गई थी और उसके बाद के साथ सबसे बुरा हुआ जब यही स्पीच पब्लिकली वायरल हो गई थी, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो सही थी, जिसकी वजह से जो इनकी ब्रांड इमेज थी वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई थी और जो इनका स्टॉक प्राइस था वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा था। जो भी स्टीफन इलोव ने इस स्पीच में बोला था वो नोकिया की हालत सुधारने के लिए बोला था, लेकिन जब ये स्पीच लीक हुई वो सारी की सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई और नोकिया और भी बड़े क्राइसिस में फंस गया। और उसके बाद नोकिया ने एक और बड़ी गलती करी। उन्होंने अपना जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बंद करने का फैसला लिया और एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट होने का फैसला लिया। उस टाइम पर एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा था, लोगों को वो पसंद आ रहा था और बहुत सारे फोन्स में वो बहुत बढ़िया काम भी कर रहा था और जो कि डायरेक्ट कंपटीशन था आईफोन के iOS का। अब अगर आप सोचो तो आईफोन से कम्पीट करने के लिए आप शायद एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते, लेकिन स्टीफन इलोव ने एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट नहीं करके माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट किया, जो कि एक पूरा का पूरा न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम था मार्केट में उतारने की, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नोकिया उस टाइम पर भी यही चाह रहा था कि उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि आईफोन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि कोई भी कंपनी यूज कर सकती थी, इसलिए उन्होंने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने से मना कर दिया। एक नए ओएस को मार्केट में लाना बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन फिर भी स्टीफन इलोव ने नोकिया को अपनी पोजीशन वापस दिलाने के लिए ये दांव खेला। इसके बाद की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली थी, जो कि नोकिया ने सोचा भी नहीं था। 2011 के लास्ट में नोकिया अपने दो फोन मार्केट में लॉन्च करता है, लूमिया 800 और लूमिया 710। ये दोनों ही फोन विंडो के ओएस पर रन कर रहे थे। नोकिया उम्मीद तो ये कर रहा था कि इन दोनों फोन्स की वजह से वो अपनी जगह वापस बना पाएगा मार्केट में, लेकिन लोगों को नोकिया के विंडो फोन्स के इंटरफेस पसंद नहीं आ रहे थे। जहां पर एंड्रॉयड फोन्स और आईफोन के जो इंटरफेस थे वो इजी टू यूज थे, वहीं पर नोकिया विंडो ओएस के थ्रू एक नया तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा भी नोकिया के विंडो फोन्स की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी, जैसे कि ये सिंगल कोर प्रोसेसर पर काम किया करता था। दूसरी जगह एंड्रॉयड फोन्स क्वाड कोर पर थे और iOS ड्यूल कोर प्रोसेसर पर काम किया था, जिससे जो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे वो बहुत स्लो चला करते थे। सिमिलर्स की तरह विंडोज़ के जो OS था उसमें भी डेवलपर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से जो इनके कस्टमर थे उनको वही सेम चीज़ फिर से फेस करनी पड़ रही थी जो उन्होंने N97 में फेस करी थी, ऐप लिमिटेशन की।
उसके बाद भी नोकिया ने बहुत सारे फोन्स लॉन्च किए मार्केट में, लेकिन कोई भी फोन मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब नोकिया 50% मार्केट कैप्चर किया करता था, लेकिन 2013 आते आते इनका मार्केट शेयर 3% तक आ गया। नोकिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। जो इनका सबसे बड़ा डिवीज़न हुआ करता था नोकिया मोबाइल्स एंड सर्विसेज का, वो इन्हें बेचना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को, जो कि इन्होंने $7.2 बिलियन में बेच दिया। एक साल माइक्रोसॉफ्ट ने भी मार्केट में ट्राई किया नोकिया के फोन्स चलाने का, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ नहीं हुआ और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी डिवीज़न बंद ही कर दिया कंप्लीटली। और अब जाके नोकिया ने अपने एंड्रॉयड के फ़ोन लॉन्च किए थे, लेकिन वो अब चल नहीं पाए क्योंकि नोकिया बहुत पीछे रह गया था एंड्रॉयड मार्केट में। क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जिन्होंने अब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इन्वेंशन और इनोवेशन करी थी एंड्रॉयड फ़ोन्स में, और एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बना ली है। नोकिया ने कोशिश तो करी थी इन चाइनीज़ कंपनीज के साथ कम्पीट करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और उसके साथ नोकिया के एरा का अंत हो गया। जो कंपनी मोबाइल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी, अब वो पूरे के पूरे मार्केट से गायब हो चुकी है। तो क्या यही नोकिया की स्टोरी का एंड था? नहीं। नोकिया की टीम 2009 में N97 के फेलियर के बाद ये तो समझ गई थी कि जो भी इनका अगला डिसीजन होगा वो शायद से आखिरी डिसीजन हो, इसलिए इन्होंने एक न्यू डिवीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था NSN, यानी कि नोकिया सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका सीईओ उन्होंने बनाया था राजीव सूरी को। राजीव सूरी, हु वाज द सीईओ ऑफ दिस डिवीजन, ज्वाइंड नोकिया इन 1990। राजीव सूरी ने इनके NSN के डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया था। ऐसे में इनका एक्सपीरियंस देखते हुए इनकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने डूबती हुई कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी भी इनको ही दे दी। और 2018 में नोकिया ने अपनी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पेश करी, जिसका नाम था रीफशार्क चिपसेट। इन चिप्स को 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। Now in simple words, Nokia is selling its chips to big companies like Vodafone, Docomo and others, and they are using it to boost their network. और Nokia आज के टाइम पे 310 कंपनीज के साथ काम कर रही है और इन्होंने 29% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। नोकिया बेशक अब फोन नहीं बेच रहा है, लेकिन जो इनका रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2013 के कंपैरिजन में, और इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। और ये सब पॉसिबल हो पाया राजीव सूरी के विजन और डेडिकेशन की वजह से। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नोकिया and this is the position of Nokia right now. So that's it for this video. I hope you like the video. If you like this video, please hit that like button and that subscribe button to help us grow. So that's it. Have a nice day.